हेलो एवरीवन, कैसे दोस्तों आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ये टॉपिक जो है वो मैनेजमेंट एक टूल के जैसा है, मैनेजमेंट कंट्रोलिंग टूल के जैसा है। फ्यूचर की प्लानिंग किस तरीके से होती है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू कैसे निकाली जाती है और अल्टीमेटली हम अपने ऑब्जेक्टिव को या गोल को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द बजट एंड बजटरी कंट्रोल। अब कई स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ये तो बड़ा टफ टॉपिक है, ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, आम आदमी हैं। हर महीने हम पहले अगले महीने का बजट बनाते हैं कि घर में कितने पैसे आने वाले हैं, कहां कहां हम कितने कितने पैसे खर्च करेंगे, रेंट में कितने पैसे खर्च होंगे, इलेक्ट्रिसिटी में कितने पैसे खर्च होंगे। ये सारा हिसाब किताब तो हम बचपन से बनाते आए। तो अब ये कहना कि सर बजट एंड बजटरी कंट्रोल कोई नया टॉपिक है और इसमें हमको दिक्कत है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। हाँ, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने शुरू से फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रखी होगी तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज आपको होनी जरूरी है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रखी है आपने तो कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। बस बेसिक नॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि कॉस्ट अकाउंटिंग की बड़ी डिटेल इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, बेसिक नॉलेज भी अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की है तो ये टॉपिक आपके लिए बड़ा आसान बन जाता है बहुत आसान टॉपिक। और कायदे से देखा जाए तो ये भी आपके लिए एक प्रैक्टिकल चैप्टर है। प्रैक्टिकल चैप्टर होने का मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमेशा इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि कोई भी न्यूमेरिकल टॉपिक को या न्यूमेरिकल चैप्टर को बिना उसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के समझे आगे बढ़ पाना मुश्किल होता है। हालांकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे, उसमें तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी ना हो, थ्योरेटिकल जो बैकग्राउंड है, इसका फाउंडेशन है, वो अगर अच्छा ना हो तो शायद आगे जाके जब कभी एग्जाम में आड़े तिरछे कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसके साथ में कोप अप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो सर हम करने क्या वाले हैं, पढ़ने कैसे वाले हैं इस टॉपिक को। देखो दोस्त, दैट इज द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो अब हम करने ये वाले हैं कि जहां जहां प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने के पहले अगर उसका कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है तो हम उसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे ताकि वो सारी बातें आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद आखिरी लेक्चर में जो बची हुई थ्योरी है उसको लास्ट लेक्चर के अंदर हम रैप अप करेंगे। इसी तरीके से हमारे पढ़ने का तरीका होगा ताकि थ्योरी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें और टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से हमारे पढ़ने का एक तरीका होगा। ठीक है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मिला के। हाँ, अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो पूरी तरह थ्योरेटिकल है तो फिर बात अलग है, उसकी पूरी पूरी थ्योरी डिस्कस किया करेंगे। तो दोस्त, आज हमने शुरू करना है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। मेरी जैसे हमेशा आदत है, मैं हमेशा शुरू करता हूं किसी भी चैप्टर के बैकग्राउंड से कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कब, किस समय, कहां पर, किस स्टेज में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आइए जल्दी से सबसे पहले इस बात पे डिस्कशन करते हैं कि हम किस समय क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्त, बजट एंड बजटरी कंट्रोल के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल। सबसे पहले तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे पहले फेज में जो डिस्कशन होगा वो सिर्फ इतना डिस्कशन होगा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बजट, बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशन, एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव बजटिंग एंड बजट एडमिनिस्ट्रेशन। ये जितना हिस्सा होगा ये हमारे चैप्टर के आखिरी पड़ाव में कवर होगा। आखिरी पड़ाव का मतलब पहले जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं हम पहले उनको कवर करेंगे। उनको कवर करने के बाद ये हमारी मिसलेनियस थ्योरी है जिसको हम अपने चैप्टर के आखिरी पड़ाव में कवर करके रैप अप करेंगे। ठीक है सर। तो सबसे पहले आज की हमारी क्लास में डिस्कशन होगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बजट का। उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद हम जाएंगे फंक्शनल बजट पे। फंक्शनल बजट, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे यहीं से शुरू होते हैं। फंक्शनल बजट में अलग अलग तरीके के फंक्शनल बजट आपको बनाने पड़ सकते हैं। अब ये फंक्शनल बजट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी बातें हमारी डिटेल में डिस्कस होंगी। ठीक है, इसके अंदर हम पहले परचेज बजट पढ़ेंगे, प्रोडक्शन बजट पढ़ेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बजट पढ़ेंगे। उसके बाद हम जाएंगे मास्टर बजट पे। मास्टर बजट दो तरीके के हो सकते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट।
अगर कोई मुझसे पूछे कि सर पूरे चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है, तो मैं कहूंगा ये जो फ्लेक्सिबल बजट है या मास्टर बजट है, ये पूरे चैप्टर की जान है, ये पूरे चैप्टर का प्राण है, अगर ये पूरे चैप्टर की आत्मा है। अगर इस टॉपिक को तुमने समझ लिया तो समझ लो पूरा का पूरा बजट वाला पार्ट आपका कवर हो गया। ठीक है सर, आगे चलते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, रिवीजन ऑफ बजट पे जाएंगे, बजट रिपोर्ट पे जाएंगे, उसके बाद आखिरी में जीरो बेस्ड बजटिंग और परफॉर्मेंस बजटिंग करेंगे। जब हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका होगा, कौन कौन सा? फंक्शनल बजट, फंक्शनल बजट के अंदर परचेज बजट, परचेज प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव बजट, फिक्स्ड बजट, फ्लेक्सिबल बजट, फिर उसके बाद रिवीजन ऑफ बजट, ये सारे बजट जब हमारे हो चुके होंगे, जीरो बेस्ड बजट और परफॉर्मेंस बजटिंग, ये दोनों के दोनों थ्योरी के टॉपिक हैं, इनके अंदर कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो थ्योरी, जीरो बेस्ड बजटिंग और परफॉर्मेंस बजटिंग, इनकी थ्योरी डिस्कस करने के बाद जब ये पूरा हो चुका होगा, तब इसके बाद हम बची हुई मिसलेनियस थ्योरी को कवर करेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि अगर मैं बजट एंड बजटरी कंट्रोल की जो बेसिक थ्योरी शुरू से लिखी हुई है वो पहले अगर पढ़ाना शुरू कर दूं, तो पहली बात तो यार ये बड़ा मोनोटोनस है, बोरियत वाला काम है। थ्योरी और थोड़ा सा हल्का सा लिटिल बिट ऑफ मोनोटोनस होता है, और दूसरी चीज समझ में भी नहीं आएगी। समझ में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि एक बार अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस कर चुके होते हैं, उसके साथ का बैकग्राउंड डिस्कस कर चुके होते हैं, तब जो इनिशियल थ्योरी होती है उस इनिशियल थ्योरी को समझना ज्यादा आसान होता है, दिमाग के अंदर उसको रिटेन करना ज्यादा आसान होता है। आने वाला तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है एग्जाम में, ये बात भी कंफर्म होती है 90% केसेस में, लेकिन 10% के चांसेस तो हैं कि शायद प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना आए, शायद इसमें से कोई थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए, और अगर थ्योरी का क्वेश्चन आ गया तो वहां पर भी तो ग्रिप अच्छी होनी जरूरी है। इसलिए हम किसी भी चैप्टर की थ्योरी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। मैं आपसे बोलूं कि बेटे थ्योरी मत पढ़ो तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी की बात होगी, लेकिन थ्योरी को उसी समय पढ़ना ज्यादा लॉजिकल होता है जब वो ज्यादा इफेक्टिव हो, जल्दी से समझ में आए और उसको रिटेन करना आसान हो। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल पार्ट के लिए जो रेलेवेंट थ्योरी उनको कवर करते जाएंगे और आखिरी में बची हुई थ्योरी को हम रैप अप करेंगे। चलो दोस्त शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बजट। भाई सीधी बात है, अगर मैं बजट की बात करूं मोटे मोटे तौर पे अगर मैं देखूं तो हम क्या करते हैं, अगला जो पीरियड आने वाला है, अगला जो महीना आने वाला है, अगले महीने में हम कहां कहां कितने कितने पैसे खर्च करने वाले हैं, किस आइटम में हमारा खर्चा बढ़ेगा, किस आइटम में कहां पर हम अपने खर्चे को बचा सकते हैं। हम जब पहले से ही ये एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं तो हम कहते हैं कि हम एक बजट बना रहे हैं अगले महीने के लिए। यानी किसी काम को करने के पहले अगर हम उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना शुरू कर दें, उसका एक स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दें, उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, क्वांटिटेटिव और मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर दें, ताकि एक कॉन्क्रीट प्लान हमारे सामने हो, ताकि जब हम उसको फ्यूचर में इंप्लीमेंट करने जाएं तो हम अपनी अपनी रास्ते से ना भटकें, हम अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को पूरी तरह से अचीव कर सकें, बहुत अच्छे से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। इसके लिए हमने प्रॉपर प्री प्लानिंग करनी होती है और बजट भी कुल मिला के यही होता है। आप कहो कि बजट के अंदर कुछ नया पढ़ने वाले, तो कुछ नया नहीं होने वाला है। अगर मैं आपको बजट की अलग अलग डेफिनेशन की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसके अंदर ICMA लंदन की डेफिनेशन है। ICMA लंदन की डेफिनेशन क्या कहती है? चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स और CIMA लंदन की डेफिनेशन है। ये कहती है कि भाई आप किसी भी तरीके का कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें, अब वो मॉनेटरी टर्म में भी हो सकता है या क्वांटिटेटिव टर्म में भी हो सकता है। सर मतलब भाई अगर मैं परचेज बजट बना रहा हूं तो मैं ये भी एस्टिमेट कर सकता हूं कि मुझे अगले महीने के लिए या अगले 3 महीने के लिए या अगले 6 महीने के लिए या अगले 1 साल के लिए कितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की खरीदनी है, तो ये क्वांटिटेटिव बजट हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि कितनी क्वांटिटी खरीदनी है और उसके साथ कुल मिला के मुझे इसमें कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो अगर उसको मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर लूं तो मॉनेटरी बजट भी हो गया। तो CIMA लंदन का कहना यहां पर यह है, अ फाइनेंशियल एंड और अ फाइनेंशियल यानी मॉनेटरी टर्म में, एंड और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट यानी क्वांटिटेटिव टर्म में कोई भी एक स्टेटमेंट बनाया जाए जो मॉनेटरी टर्म में हो या क्वांटिटेटिव टर्म में हो। कब बनाया जाए? उस पर्टिकुलर पीरियड के पहले, काम शुरू करने के पहले, इंप्लीमेंटेशन के पहले, एक्शन लेने के पहले अगर कोई भी इस तरीके का स्टेटमेंट बनाया जाए, कब बनाया जाए? प्रायर टू द डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम,
ऑफ द पॉलिसी टू बी परसूड ड्यूरिंग दैट पीरियड, यानी हम एक ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जो अगले आने वाले समय में हम इसको फॉलो करेंगे, इसको इंप्लीमेंट करेंगे, इसको साथ में लेके चलेंगे। अब पर्पस क्या है, तो कहते हैं पर्पस ऑफ अटेनिंग द गिवन ऑब्जेक्टिव। यहां पे हमारा पर्पस होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हम उस ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर सकें। तो अगर मोटे मोटे तौर पे कहूं तो आगे आने वाले पीरियड की जो हम पहले ही प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग को कॉन्क्रीट फॉर्म देने के लिए हम जो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, वो स्टेटमेंट क्वांटिटेटिव टर्म में भी हो सकता है, क्वालिटेटिव टर्म में भी हो सकता है। इस स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं बजट। और इस बजट को बनाने के पीछे की हमारी जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो पर्पस है, हमारी जो मंशा है, वो ये है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर सकें। तो समझ में तो आ गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या करना है। हाँ सर, समझ में आ गया। हमने एक स्टेटमेंट बनानी है जिसके अंदर हमने ये बताना है कि हम किस तरीके से बजट को बनाएंगे, या हमारे अगले आने वाले पीरियड का बजट किस तरीके से होगा। तो सबसे पहली बात, अगर मैं बजट को समझने की बात करूं तो बजट को समझने के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेनी चाहिए। सो व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बजट। बजट की अगर मैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे पहले बजट तो अपने आप में प्लानिंग डिवाइस है। मैं प्लानिंग डिवाइस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम फ्यूचर के पीरियड के लिए पहले से प्लान करना शुरू कर देते हैं। देयरफॉर इट इज नोन एज अ प्राइमरली अ प्लानिंग डिवाइस। ठीक, बजट या तो मॉनेटरी टर्म में ही बनाया जा सकता है या तो क्वांटिटेटिव टर्म में ही बनाया जा सकता है। ठीक, अब बजट हम कब के लिए बनाते हैं, तो हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं। लेकिन फ्यूचर के कितने समय के लिए बजट बना रहे हैं। जैसे एक आम आदमी होता है वो अगले महीने का बजट बनाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगले एक साल के अंदर आने वाले बड़े बड़े खर्चों को भी अंडर कंसीडर करके चलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फ्यूचर का एक पर्टिकुलर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम होगा। 1 महीने हो सकता है, 3 महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, साल भर हो सकता है। तो फ्यूचर के एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही बजट बनाया जाएगा। ठीक, अब यहां पर बजट बनाने का मुद्दा यह है कि हम उन पॉलिसीज को डेवलप कर लें, हम उन तरीकों को डेवलप कर लें, हम उस प्लान को डेवलप कर लें जिसके अकॉर्डिंगली हमने काम करना है, ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई कर सकें, अटेनिंग द गिवन ऑब्जेक्टिव। दूसरी बात, बजट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसीलिए करता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं, ये जो बजट है हमारा, ये बजट मैनेजमेंट को अपनी बनाए हुए प्लान को इवैल्यूएट करने का मौका देता है कि उन्होंने प्लान कितना अच्छा बनाया था, कंपनी के लिए कितनी बात सही गई है, कितनी गलत गई है। और साइड बाय साइड वो कंपनी के जितने एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, इन सारे एम्प्लॉयज, वर्कर, ऑफिसर्स के एक्शन को कंट्रोल कर सके। सो इट इज अ इवैल्यूएशन एंड इट ऑल्सो प्ले द इंपॉर्टेंट पार्ट इन द इवैल्यूएशन एंड द कंट्रोलिंग प्रोसेस। अगला एक तो ये तो टर्म हो गया हमारा बजट का। अगला जो टर्म आता है उसको कहते हैं हम लोग बजटिंग। पहला टर्म कौन सा था, बजट। बजट मतलब वो एक स्टेटमेंट जो क्वांटिटेटिव या मॉनेटरी टर्म में हो सकता है, जो फ्यूचर के एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाता है, और इसलिए बनाया जाता है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई कर सके। दैट स्टेटमेंट इज नोन एज बजट। लेकिन उस स्टेटमेंट को बनाने की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है, दैट कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज बजटिंग। यानी जो हम बजट बना रहे हैं, तो जो पूरी प्रोसेस है ना, जिसके दौरान, ड्यूरिंग विच आपका बजट बन रहा है, उसको कहते हैं हम बजटिंग। और तीसरा जो टर्म है वो है बजटरी कंट्रोल। हालांकि बजटरी कंट्रोल के बारे में डिस्कशन मुझे बाद में करना है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आपको समझा देता हूं। मैंने पहले बजट बना लिया कि अगले 3 महीने के अंदर इतनी क्वांटिटी मुझे रॉ मटेरियल की खरीदनी है, उसमें मुझे इतने पैसे खर्च करने हैं, इतने दूसरे प्रोडक्शन कॉस्ट खर्च करनी है, इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट खर्च करनी है, इतनी मुझे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट खर्च करनी है, इतने रुपए की लगभग मेरी सेल होनी चाहिए, इतने रुपए का मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसे मैंने अपना एक बजट बना लिया। अब जब एक्चुअली वो पीरियड आएगा, अगला साल जब आएगा या अगले 6 महीने जब आएंगे और एक्चुअली हम उस काम को करना शुरू करेंगे, तब हम ये चेक करते हैं कि हमने बजट बनाया था ये और एक्चुअल में जो आउटपुट आया है ये। तो हम इस तरीके से हमारे बजटेड रिजल्ट को या हम अपने बजट को एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि कहां गलती हो रही है, और इस गलती के थ्रू हम उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय या वर्कर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या करते हैं जो अपने प्लान से डेविएट हो रहे हैं, जो अपने प्लान से हटके कुछ काम कर रहे हैं, जो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं और आगे जाके बड़ी गलती होने की संभावना होती है। वहां पर हम उनको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं।
तो हमने जो बजट बनाया है, इसी बजट के थ्रू हम आगे जाके अपने एम्प्लॉय, वर्कर या ऑफिसर्स के एक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो फ्यूचर में कंट्रोलिंग की जो प्रोसेस होती है, जो हमारे बजट के थ्रू इंप्लीमेंट हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं बजटरी कंट्रोल, यानी बजट के थ्रू कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को इंस्टॉल करना, इंप्लीमेंट करना और उसको इफेक्टिवली चलाना। तो दैट इज नोन एज बजटरी कंट्रोल। हालांकि बजटरी कंट्रोल के ऊपर मेरा डिटेल में डिस्कशन सबसे आखिरी में होगा, आखिरी वाले लेक्चर्स के अंदर होगा। ठीक, तो यहां तक तो हमारी बात समझ में आ गई। बजट मुद्दा किसका है? मुद्दा तो फिलहाल अभी बजट बनाने का है, वो स्टेटमेंट बनाने का है जिसमें हम बताते हैं कि फ्यूचर में आने वाले पीरियड के अंदर लगभग हमारा कितनी परचेस हो सकती है, या हमारा परचेस बजट क्या होगा, प्रोडक्शन बजट क्या होगा, इस तरीके से हमारी बात होती है। ठीक, इतना करने के बाद ठीक है सर, यहां तक तो हमारी बात हो गई। अब क्या करेंगे? इसके बाद आगे चलते हैं अगले पड़ाव पे। जैसे मैंने कहा था, सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बजट की। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बजट हमारा हो चुका, आगे चलेंगे। मैं बजटरी कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, इन सब में बाद में आऊंगा। अब सीधे सीधे मैं चलता हूं दोस्त यहां पे फंक्शनल बजट की तरफ। अब सर फंक्शनल बजट क्या होता है? तो हम बात कर रहे थे फंक्शनल बजट की। फंक्शनल बजट होते क्या है? एक बिजनेस के अंदर जितनी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, जो अलग अलग फंक्शन, हम जो डिफरेंट फंक्शन बिजनेस के अंदर परफॉर्म करते हैं, उन सेपरेट फंक्शंस के लिए जो डिफरेंट बजटरी स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं फंक्शनल बजट। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स। सेल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बिजनेस। तो सेल्स की फोरकास्ट के लिए, सेल से रिलेटेड, फ्यूचर के हमारी प्लानिंग से रिलेटेड जो स्टेटमेंट बनेगा, वो होगा आपका सेल्स बजट। सेल्स के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करने के लिए परचेस करना पड़ेगा। अब परचेस करने के लिए हम फ्यूचर के पीरियड में कितनी क्वांटिटी परचेस करेंगे, उसमें कितना पैसा खर्च करेंगे, उसके लिए जो बजट बनेगा वो होगा परचेस बजट। परचेज बजट के बाद जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं, तो उस कंडीशन में प्रोडक्शन में हम कितना पैसा खर्च करेंगे ताकि हम कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकें। अपनी बजटरी स्टेटमेंट के बेसिस पर फ्यूचर में लगने वाली कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमने कहा एक बजट बनेगा जिसका नाम होगा प्रोडक्शन बजट। तो डिफरेंट फंक्शंस के रिलेटेड जो डिफरेंट बजट्स बनेंगे, उनको हम लोग कहते हैं फंक्शनल बजट। अगर मैं कॉमन फंक्शनल बजट की बात करूं तो इसके अंदर होता है सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, रॉ मटेरियल बजट, परचेज बजट, लेबर बजट, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट, कैश बजट, कैपिटल बजटिंग में। सर ये सारे पढ़ने पड़ेंगे दोस्त, कैपिटल बजटिंग बजट तो आपको पढ़ना नहीं है। उसके बाद लेबर बजट आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि लेबर बजट ऑटोमेटिकली दूसरे बजट के अंदर वैसे भी कवर हो जाता है। तो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो इसमें से 4-5 टाइप के ही जो बजट हैं जो हम लोगों ने मेनली पढ़ने हैं, क्योंकि उन्हीं बजट के अंदर लगभग सारे बजट कवर हो जाते हैं। सर ऐसे कैसे? देखो क्या होता है, बिजनेस के अलग अलग फंक्शन के लिए आपने अलग अलग फंक्शनल बजट बना लिए। आपने बना लिया सेल्स बजट, सेल्स बजट के बेसिस से बना लिया प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट के बेसिस से बना लिया आपने प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। अब प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना है तो आपने रॉ मटेरियल बजट बना लिया और परचेज बजट बना लिया, लेबर बजट। इन सारे बजट को आपने कवर करके एक बनता है जो आखिरी में, वो होता है दोस्त मास्टर बजट। अब ये जो मास्टर बजट होता है वो आपके सारे फंक्शनल बजट की एक समरी होती है। जितने छोटे 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 बिजनेस के फंक्शंस के लिए छोटे छोटे बजट बने हैं, उन सारे छोटे फंक्शनल बजट को इनकॉर्पोरेट करके आखिरी में जो बनता है वो बनता है मास्टर बजट। यानी मास्टर बजट की दो कैटेगरी मैंने शुरू में बताई भी थी, एक है आपके लिए फिक्स्ड बजट और दूसरा है फ्लेक्सिबल बजट, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये मास्टर बजट सारे फंक्शनल बजट की समरी के जैसा काम करता है। अब सवाल यह है कि सर ये बजट बनते कैसे हैं? हाँ, बजट बनने की प्रोसेस अगर समझनी है दोस्त, तो सबसे पहले बजट बनता कैसे है। बजट बनाने के लिए सबसे पहले तो अलग अलग बजट कमेटीज बनाई जाती हैं। ठीक, जो बड़ी कंपनी होगी वो अलग अलग पहले कमेटीज बनाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं हिरार्की देखूं तो हिरार्की में सबसे पहले ऊपर कौन होगा? मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर के सानिध्य में, उसके अंडर हिज सुपरविजन और अंडर हिज कंट्रोल, यहां पर एक बनेगी बजट कमेटी। अब बजट कमेटी के अलग अलग बजट डायरेक्टर्स होंगे।
अब वो डिफरेंट फंक्शंस के बेसिस पर उन्हीं जो उस पर्टिकुलर फंक्शन के जो डायरेक्टर्स होते हैं वही बजट डायरेक्टर ही बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो सेल्स डायरेक्टर होगा या जो सेल्स मैनेजर होगा वही सेल्स बजट के लिए बजट डायरेक्टर बन जाएगा। अब यहां पर कौन कौन सा बजट बनाता है पहले ये पता होना चाहिए। भाई जो सेल्स मैनेजर हैं वो क्या बजट बनाएंगे? भाई वो सेल्स से रिलेटेड चीजों के लिए बजट बना सकते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे कौन सा बजट? वो सेल्स बजट। सेलिंग से रिलेटेड जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं या सेलिंग कॉस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, उससे रिलेटेड बजट बनाने का काम भी किसका? सेल्स मैनेजर का। तो सेलिंग कॉस्ट बजट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, एडवर्टीजमेंट बजट, ये सारे बजट बनाने का काम किसका है? हमारे सेल्स मैनेजर का है। उसके बाद अगर मैं परचेज मैनेजर की बात करूं तो परचेज मैनेजर का काम है रॉ मटेरियल खरीदना। तो अब अगर परचेज मैनेजर कोई बजट बनाएगा तो कौन सा बनाएगा? परचेज बजट बनाएगा या रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाएगा? वैसे ही जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा वो क्योंकि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की पूरी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको सुपरवाइज कर रहा है, इसीलिए उसने क्या बनाना है? प्रोडक्शन बजट बनाना है, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट बनाना है। सर ये क्या होता है प्लांट यूटिलाइजेशन? कोई भी कंपनी अगर देखा जाए तो नॉर्मली हमेशा कभी भी अपनी 100% कैपेसिटी पे काम नहीं करती। वो 90% कैपेसिटी को यूज कर रहे होंगे। उनकी जो फैक्ट्री में मशीनों की और जो पूरा का पूरा फैक्ट्री प्रमाइस है उसकी अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी 100% पे 1 लाख यूनिट की होगी तो एग्जैक्टली वो 1 लाख यूनिट नहीं बना रहे होते हैं। कभी कभी किसी महीने में उनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होती है वो 50% होगी, तो किसी महीने में 70% होगी, तो किसी महीने में 90% होगी। और जब कभी सीजन का टाइम आता है, डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 125% या 150% हो जाता है। सर 125% का मतलब? हाँ 125% का मतलब वहां पर हम ओवर टाइम काम करना शुरू कर देते हैं। जो नॉर्मली 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए, 10 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए, वो तो चलेगी। उसके अलावा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का ओवर टाइम होगा। तो हम अपनी फैक्ट्री की और मशीनों की कैपेसिटी की ओवर यूटिलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं। तो कब किस महीने में कितनी फैक्ट्री कैपेसिटी यूटिलाइज होगी, इसके लिए जो बजट बनता है उसको कहते हैं हम लोग प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। उसके बाद जो पर्सनल मैनेजर है, पर्सनल मैनेजर का काम क्या है? पर्सनल मैनेजर का काम है लेबर्स को अपॉइंट करना, वर्कर्स को अपॉइंट करना, एम्प्लॉइज को अपॉइंट करना, किसी को बाहर का रास्ता दिखाना, कोई नए एम्प्लॉय को लेके आना। तो ये मोर और लेस मोटे मोटे तौर पर हमारी जो वर्कफोर्स होती है उससे रिलेटेड होते हैं। तो वर्कफोर्स से रिलेटेड जो बजट है जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं लेबर बजट या लेबर कॉस्ट बजट, ये बनाने का काम किसका है? पर्सनल डिपार्टमेंट का। उसके बाद चीफ अकाउंटेंट, भैया अकाउंटेंट को क्या समझता है? अकाउंटेंट को समझता है रोकड़ा, कितना कैश आया, कितना कैश गया। उसको समझता है इनकम, उसको समझता है खर्चे, उसको समझता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको समझती है बैलेंस शीट। तो उससे रिलेटेड, उसकी फील्ड से रिलेटेड बजट जितने हैं वो उसको बनाने दो। सर वो कौन से बजट बनाएगा? वो बनाएगा सबसे इंपॉर्टेंट बजट। सबसे पहले तो बनाएगा वो कौन सा बजट होगा? कैश बजट। सर ऐसा क्यों? भाई देखो, कैश बजट इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि आदमी 10 टाइप की परेशानियों से जूझ सकता है, लेकिन जब कभी कैश जरूरत से ज्यादा कम हो जाता है ना, जेब में पैसे नहीं होते, कैश नहीं होता खर्चा करने के लिए, और जब लोग सर पे अपने पैसे मांगने खड़े हो जाते हैं, तब उस समय ये जो कैश की डेफिशिएंसी होती है, ये जो कैश का शॉर्टफॉल होता है ना, वो मेंटली आदमी को बहुत डिस्टर्ब करता है, निचोड़ता है मेंटली वो आदमी को। इसीलिए कैश बजट बना के हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले महीनों में हमें कितना कैश मिलेगा, यानी कैश रिसिप्ट। आगे आने वाले महीनों में हम कितना पैसा खर्च करेंगे, यानी कैश पेमेंट। कितना कैश आएगा, कितना कैश खर्च करेंगे, हमारे पास किस महीने में लगभग कितना कैश का बैलेंस होगा। और किसी महीने में अगर हमारे पास में कैश कम पड़ने वाला है तो उस महीने में कम पड़ने वाले कैश के लिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या होंगे, किस बैंक के साथ में हम ओवरड्राफ्ट साइन करके रखेंगे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सैंक्शन करा के रखेंगे, या किस तरीके से हम अपनी इस शॉर्ट टर्म कैश की जरूरत को पूरा करेंगे, उसको कहते हैं हम लोग कैश बजट। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कब हमने मशीनें खरीदनी है, कब हमने नई बिल्डिंग खरीदनी है, प्लॉट खरीदना है, लैंड खरीदना है, यानी कुल मिला के लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाले जो खर्चों से रिलेटेड बजट होते हैं वो होते हैं कैपिटल बजटिंग। इसके बाद होता है दोस्त मास्टर बजट। मास्टर बजट VVIMP, बार बार लिख रहा हूं मैं, क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये वो बजट है जो सारे इन लोगों ने मिलके जितने बजट बनाए हैं ना, इन सारे बजट को इनकॉर्पोरेट करके फाइनली इन सारे फंक्शनल बजट की समरी कलेक्ट करके इन सारे बजट को इकट्ठा करके फाइनली जो बजट बनेगा वो होगा आपका मास्टर बजट। तो इतने बजट हैं जिनके बेसिस पर आपने अपना डिस्कशन कंटिन्यू करना है या जिसके बेसिस पर हमने आगे चलना है।
सर सबसे पहले हम किस पे डिस्कस करेंगे? सबसे पहले तो हम उस बजट पे डिस्कस करेंगे जो सबसे पहले बनता है, जो सारे बजट के विच विल बी द मदर ऑफ ऑल बजट, जो सारे बजट की जननी होती है, हम उस बजट की बात करेंगे। यह बजट अगर नहीं बना तो आगे का कोई बजट बन ही नहीं सकता। सर वो कौन सा बजट है? वो है दोस्त तुम्हारा सेल्स बजट। सबसे पहले सेल्स बजट बनेगा। सेल्स बजट बनने के बाद ही आप किसी दूसरे बजट की उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि प्रोडक्शन होगा सेल्स के हिसाब से, रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा सेल्स के हिसाब से, आगे जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होनी है वो तो पूरी की पूरी आपकी सेल्स की एस्टिमेशन पे बेस्ड होगी। इसलिए सबसे पहले बनता है सेल्स बजट। इसलिए सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं दोस्त सेल्स बजट पर ही। ठीक है सर, सेल्स बजट पे डिस्कशन कर लेते हैं, आओ जल्दी से। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स बजट की। अब सर सेल्स बजट के अंदर क्या होता है? समझ में तो आ गया कि फ्यूचर के लिए हमने कुछ ना कुछ एस्टिमेट करना है, और ये जो फ्यूचर की एस्टिमेशन है उसका जो स्टेटमेंट बनाते हैं या तो क्वांटिटेटिव टर्म में या मॉनेटरी टर्म में, वो होता है हमारा बजट। तो जब मैं कहूं मुझे फ्यूचर में आगे आने वाले महीनों की या क्वार्टर की या ईयरली बेसिस पर सेल्स एस्टिमेट करनी पड़ेगी। किस महीने कितनी क्वांटिटी मेरी बिकनी है, किस महीने मुझे कितनी क्वांटिटी बेचनी है, मेरे पास स्टॉक में फिनिश गुड्स कितना होना चाहिए, कब किस महीने कितनी सेल जनरेट होने वाली है, किस क्वार्टर में कितनी सेल जनरेट होने वाली है, क्वांटिटेटिव टर्म में किस रेट में बेचेंगे उससे मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसको मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करने जाऊं, फिर अपना अगर मैं स्टेटमेंट बनाऊं तो इसको कहते हैं हम लोग दोस्त सेल्स बजट। तो सबसे पहले बनेगा सेल्स बजट, और सारे बजट में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कोई बजट होता है तो वो होता है सेल्स बजट। सर डिफिकल्ट क्यों? डिफिकल्ट इसीलिए क्योंकि फ्यूचर की सेल्स को एस्टिमेट करने के लिए हम जिन फैक्टर्स को यूज करते हैं, जिन टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करते हैं, जिस पास्ट डेटा को हम यूज करते हैं, वो डेटा, वो टेक्निक, वो फैक्टर्स फ्यूचर में भी एज इट इज कितने एप्लीकेबल होंगे ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। फ्यूचर के अंदर हमेशा अनसर्टेनिटी होगी, मार्केट कहीं पे भी करवट बदल सकता है। कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, अब उसके बाद क्या हुआ? जितना लोगों ने अपनी सेल्स बजट बनाई थी सब धरे के धरे रह गए। क्यों धरे के धरे रह गए? क्योंकि भैया जब लॉकडाउन ही लग गया, पब्लिक अपने घर से निकल ही नहीं रही, तो तुम्हारा सामान खरीदेगा कौन? अब क्या हुआ तुम्हारी सेल्स की एस्टिमेशन का? तो कब कोरोना आ जाए, कब लॉकडाउन लग जाए, कब चुनाव आ जाए, कब पता नहीं क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते बॉस। इसीलिए ये सेल्स बजट बनाना बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमारे जो अक्सर सेल्स के फिगर्स होते हैं ना, वो कई बार इनकरेक्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला फैक्टर है जो सेल्स को एस्टिमेट करने के लिए, वो होता है पास्ट सेल्स। पिछले सालों में हमने कितने रुपए की सेल्स जनरेट की है। अब हम क्या करते हैं, हमने कहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सो एंड सो, इन महीने में हमने इतने इतने रुपए की सेल्स जनरेट करी, इतनी इतनी क्वांटिटी बेची। अगले साल 5-10% की ग्रोथ है तो 10% ऐड कर दो। लेकिन ये जो पिछले साल का सेल्स डेटा है वो कितना रिलायबल है, कितना एक्यूरेट है, जिसके बेसिस पर आप फ्यूचर की सेल्स को एस्टिमेट करने की बात कर रहे हो, ये बड़ी तकलीफ वाला काम होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन इसके अंदर सिक्योरिटी की बात की जाए या इसके अंदर रिलायबिलिटी की बात की जाए तो थोड़ी सी कम होती है, और ये सबसे ज्यादा हेड स्टॉर्मिंग होता है, सबसे ज्यादा दिमाग भिड़ाने वाला काम होता है, और इसीलिए सेल्स बजट सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। क्योंकि आप दोस्त सबको एस्टिमेट कर सकते हो, सबके बारे में आप सोच सकते हो, लेकिन कंज्यूमर का प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। कंज्यूमर किस समय क्या डिमांड करेगा, कितनी डिमांड करेगा, ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। द डिफरेंट फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स जो होते हैं जिनको ध्यान में रख के सेल्स बजट बनाया जाता है, उनके अंदर सबसे पहला फैक्टर है पास्ट सेल्स। पिछले सालों में हमने किस किस महीने में कितने कितने की सेल जनरेट की है, उससे लगभग एक ट्रेंड तो पता चल जाता है। उसी ट्रेंड के बेसिस पर आप अलग अलग स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करके फ्यूचर में सेल्स प्रेडिक्शन या सेल्स की जो होगी उसको एस्टिमेट कर सकते हैं आप। तो इसीलिए पहला जो फैक्टर होता है वो होता है पास्ट सेल्स। दूसरा होता है दोस्त रिपोर्ट्स बाय सेल्समैन। सेल्समैन वो आदमी होता है जो फाइनली कंज्यूमर से इंटरेक्ट कर रहा होता है, सही समय पे सही जगह पे मार्केट के अंदर जाता है, इसीलिए उसको ग्राउंड रियलिटी ज्यादा अच्छे से पता होती है। तो जो सेल्समैन की रिपोर्ट्स होती हैं, वो सेल्समैन की रिपोर्ट भी हमारे बजट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हालांकि कई बार इसके अंदर प्रॉब्लम ये भी आती है कि सेल्समैन बायस्ड हो जाते हैं, और बायस्ड होने के चक्कर में जो सही इंफॉर्मेशन उनको देनी चाहिए, जो बजट बनाने के लिए, एक अच्छा हेल्दी बजट बनाने के लिए जरूरी है, वो सही इंफॉर्मेशन कई बार वो देते नहीं। हालांकि फिर भी सेल्समैन की जो रिपोर्ट होती है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर टू एस्टिमेट द फ्यूचर सेल।
तीसरी होती है कंपनी की कंडीशन। कंपनी की कंडीशन का मतलब यहां पर यह है कि भाई कंपनी की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं या फ्यूचर में कंपनी जो अपनी पॉलिसीज के अंदर बदलाव लाने वाली है, हो सकता है कंपनी अपना सेलिंग प्राइस बढ़ाने के मूड में हो सकता है कि कंपनी आगे एडवर्टीजमेंट और सेलिंग पे ज्यादा पैसा खर्च कर रही हो, तो डेफिनेटली इट विल बूस्ट द सेल। लेकिन हो सकता है कि कंपनियां आगे जाके अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चों के अंदर कटौती करने के मूड में हो। अब कटौती करने के मूड में होगी तो दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हैम्पर द सेल ऑफ द कंपनी। तो ऐसी कंडीशन में जो कंपनी की पॉलिसीज हैं, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, और उन एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के अंदर अगर कोई फ्यूचर में चेंजेस लाने की बात है, तो ये जो कंपनी की कंडीशंस हैं दैट आल्सो बिकम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एस्टिमेटिंग द फ्यूचर सेल्स। उसके बाद होती है दोस्त बिजनेस कंडीशन। बिजनेस कंडीशन का मतलब यहां पर यह है कि कुल मिला के आपका बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है। अगर इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ के साइन है, इकोनॉमी अगर एक्सपांशन पाथ पे है, तो एक्सपांशन पाथ के समय लोगों की जेब में पैसा अच्छा आता है, इकोनॉमी के अंदर ग्रोइंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। तो अगर इकोनॉमिकल कंडीशन फेवरेबल है तो डेफिनेटली सेल विल इंप्रूव, सेल विल बूस्ट। लेकिन अगर यही इकोनॉमी रिसेशन के दौर से गुजर रही है या यही इकोनॉमी के अंदर कोई स्लो डाउन है जैसे कोरोना के समय हुआ था, तब उस कंडीशन में डेफिनेटली द सेल विल रिड्यूस। तो ऐसी कंडीशन में जो बिजनेस कंडीशंस होती हैं दैट आल्सो शुड बी कंसीडर्ड बिफोर प्रिपेयरिंग द सेल्स बजट। उसके बाद होती है कुछ स्पेशल कंडीशंस। अब स्पेशल कंडीशंस का मतलब, अब जैसे कोरोना का इंपैक्ट आया, अब इसको तो एस्टिमेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कोई भी आदमी ऐसे कैसे कह सकता है कि अचानक कोई महामारी आएगी कोरोना टाइप की, जो चाइना से शुरू होगी, अमेरिका से होते हुए इंडिया में आ जाएगी घूम फिर के, और ऐसी कंडीशन में 6 महीने का लॉकडाउन लग जाएगा। अब इस बात को इतनी डिटेल में जाके सोचना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी इसके अलावा दिवाली आने वाली है, सीजन का समय आने वाला है, सेल डेफिनेटली बढ़ेगी। अगर लोगों की इनकम यानी हमारी जो नेशनल इनकम के अंदर अगर अच्छी ग्रोथ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर अच्छा हुआ है, तो डेफिनेटली लोग ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, तो सेल वहां पर इंप्रूव हो सकती है। तो ये जो स्पेशल कंडीशंस हैं दीज शुड बी आल्सो कंसीडर्ड बिफोर डिसाइडिंग द सेल्स बजट। और आखिरी कंडीशन है मार्केट एनालिसिस। भाई मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास भी अपनी कुछ राय होती हैं, अपने कुछ नजरिया होता है उनके पास भी, वो भी मार्केट को स्टडी करते हैं। तो ये जो मार्केट एनालिसिस होती है कि वाकई में कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर क्या मांग रहा है, कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है, या आप जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो वो प्रोडक्ट कंज्यूमर पसंद करेगा या नहीं करेगा, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, आपके मार्केट एनालिसिस के अंदर आती हैं। तो दी शुड बी कंसीडर्ड बिफोर प्रिपेयरिंग द सेल्स बजट। सर प्रैक्टिकल नहीं, इसके अंदर प्रैक्टिकल कुछ हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जितनी भी कंडीशन, जितने भी फैक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एक जनरल आइडिया देती हैं कि आपकी सेल्स कितनी हो सकती है। और ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं, और खासकर जो सेल्स बजट बनता है, वो सेल्स बजट अपने आप में एक सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव 2 वर्ड होते हैं, हमेशा याद रखना, मैं अक्सर 2 वर्ड बोलूंगा। एक वर्ड होता है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव, और एक वर्ड होता है दूसरा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जहां पर लोगों की नॉलेज के हिसाब से लोग अपनी अलग एस्टिमेशन करने लगे, लोग अपने विचार के हिसाब से अलग धारणा बनाना शुरू कर देते हैं। लोगों का कहना यह होता है कि यार मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, तो दूसरा आदमी कहता है नहीं मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। तो जब कभी इस तरीके से एस्टिमेशन होती है जहां पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, देयर स्किल, अगर वहां पर एस्टिमेशन बदल सकते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग सब्जेक्टिव। लेकिन ऑब्जेक्टिव का मतलब जहां पर लगभग सारे लोग एक जैसी बात करते हैं, सारे लोगों का ओपिनियन एक जैसा होता है, जहां पर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ओपिनियन नहीं है, तो उसको कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। तो सेल्स बजट अपने आप में एक सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, क्योंकि हर आदमी इसमें अपना दिमाग लगाता है, हर आदमी अलग अलग पैरामीटर को अपने अलग ही तराजू में तौल रहा होता है। इसलिए सेल्स बजट अपने आप में एक सब्जेक्टिव अप्रोच है। प्रैक्टिकल बेसिस पर, थोड़े बहुत कैलकुलेशन के बेसिस पर, या अगर मैथमेटिकल बेसिस पर सेल्स को कैलकुलेट करना हो तो वो एक अलग बात है कि कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली सेल्स बजट बनाना ये हायर टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। वो बड़े प्रिसीजन के साथ में सेल्स बजट बनाते हैं। तो दोस्त इतना समझने के बाद चलिए एक क्वेश्चन हो जाए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें हम सेल्स बजट बनाएंगे। सर अभी तो आप कह रहे थे टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। दोस्त अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो नए प्रोडक्ट के समय एक प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास्ट का डेटा नहीं होता, और जब पास्ट का डेटा नहीं होता तब उस कंडीशन में सेल्स को एस्टिमेट करने या सेल्स बजट बनाने के लिए एक डिफरेंट हाई लेवल वर्किंग की जरूरत पड़ेगी। एक्सपर्ट्स ओपिनियन लगेंगे, मार्केट सर्वे लगेगा, कंज्यूमर सर्वे लगेगा,
वहां पर सेल्स अलग तरीके से एस्टिमेट की जा सकती है, जहां पर इनिशियली एक सेल्स बजट बनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर मान लो कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ऑलरेडी हम उसको मार्केट के अंदर बेच रहे हैं, उसका बना बनाया मार्केट है, हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है, पिछले 4-5 साल का डेटा अवेलेबल है, आगे अगर कंपनीज कुछ पॉलिसीज के अंदर चेंजेस करने वाली हैं, तो अगर मैं अपने हिस्टोरिकल डेटा में कंपनी की प्रपोज्ड चेंजेस पॉलिसीज को इनकॉर्पोरेट कर दूं, तो फिर मेरी फ्यूचर में सेल्स कितनी हो सकती है, एटलीस्ट ये तो हम एस्टिमेट कर ही सकते हैं। तो इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे सेल्स बजट का। ठीक है सर, ये रहा क्वेश्चन। Rajaram Limited provided you the following figure for the year ended 2017 sales in quantity। ये कब का डेटा है दोस्त? ये है डेटा 2017 का। अब ये 2017 सर करंट ईयर है कि अगला साल है? बजट तो हमेशा अगले साल के लिए बनाया जाएगा, फ्यूचर के पीरियड के लिए बनाया जाएगा। अब पहले क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि जो डेटा है वो कौन सा है। आगे चलते हैं। सेल्स इन क्वांटिटी, फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने प्रोडक्ट ए की 1250 यूनिट बेची है, प्रोडक्ट बी की इन्होंने 1600 यूनिट बेची है। सेकंड क्वार्टर में प्रोडक्ट ए और बी की सेल्स दी हुई है, थर्ड क्वार्टर में प्रोडक्ट ए और बी की सेल्स दी हुई है, फोर्थ क्वार्टर में प्रोडक्ट ए और बी की सेल्स दी हुई है, और साथ में इन्होंने पिछले साल का सेलिंग प्राइस भी बताया है। प्रोडक्ट ए इन्होंने पिछले साल 24 रुपए में बेचा है, और प्रोडक्ट बी इन्होंने पिछले साल यानी 2017 में 50 रुपए का बेचा है। टारगेट फॉर 2018, इसका मतलब 2017 हमारे लिए क्या हो गया? ये हो गया हमारे लिए प्रीवियस ईयर, पिछला साल, प्रीवियस ईयर। और 2000 जब लिखा टारगेट 2018, मतलब ये क्या है हमारे लिए? नेक्स्ट ईयर। तो बताओ बजट कब के लिए बनेगा? 2017 के लिए कि 18 के लिए? बिल्कुल सही जवाब, जो बजट बनेगा वो बनेगा फॉर द ईयर 2018। सेल्स क्वांटिटी इंक्रीज, ब्रैकेट में लिखा है तो डिक्रीज। ये कह रहे हैं अगले साल, नेक्स्ट ईयर, प्रोडक्ट ए की सेल्स 20% से, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका मतलब 20% से डिक्रीज होगी, और प्रोडक्ट बी की सेल, क्योंकि बिना ब्रैकेट के लिखा हुआ है इसका मतलब प्रोडक्ट बी की सेल 25% से इंक्रीज होगी। याद रखना, अगर कोई फिगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका मतलब वो नेगेटिव फिगर है। आगे चलते हैं। सेलिंग प्राइस इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज, अगले साल ये प्रोडक्ट ए का सेलिंग प्राइस 25% से बढ़ाने वाले हैं, लेकिन अगले साल ये प्रोडक्ट बी का सेलिंग प्राइस 20% से कम करने वाले हैं। सेल्स एरिया एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस 10%, 20%, 70% ऑफ प्रोडक्ट ए sales and 70, 20, 10% of product B sale. Prepare the sales budget for 2018। इन्होंने सिंपली इतना कहा है कि भाई 2018 के लिए सेल्स बजट बना के बताओ। अब क्वार्टरली वाइज बनाना है कि एरिया वाइज बनाना है, कुछ भी नहीं पता। तो पहले तो दोस्त हमें टोटल सेल्स एस्टिमेट करनी पड़ेगी, क्वार्टरली वाइज वर्किंग करनी पड़ेगी, टोटल सेल्स एस्टिमेट करनी पड़ेगी, फिर उसी टोटल सेल्स के बेसिस पर हम अलग अलग डिफरेंट एरियाज की सेल्स के बेसिस पर सेल्स बजट बनाएंगे। यानी एरिया बेसिस पर या एरिया वाइज सेल्स बजट भी बनेगा और क्वार्टर वाइज सेल्स बजट भी बनेगा। है सर, ये कैसे बनेगा? आओ बनाना शुरू करें। लिखेंगे दोस्त यहां पर सॉल्यूशन नंबर 1। याद रखें दोस्त, आजकल का जमाना ऐसा है, खाना कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा भी हो, प्रेजेंटेशन बड़ा तगड़ा होना चाहिए। इसीलिए खासा ध्यान देंगे, जिन लोगों के सब्जेक्टिव पेपर्स हैं वो लोग खासा ध्यान देंगे अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर। चलते हैं, सबसे पहले क्या बनाना है? तो दोस्त सबसे पहले हमने बनाना है सेल्स बजट फॉर 2018। लेकिन पहला जो बजट बनेगा उसको हम क्वार्टरली बेसिस पर बनाएंगे या क्वार्टर बेसिस पर बनाएंगे। बजट जिस ईयर के लिए सेल्स बजट बना रहे हैं वो लिखो फॉर द ईयर 2018, फॉर द ईयर 2018, ब्रैकेट में लिखो क्वार्टर वाइज। सबसे पहले हम क्वार्टरली बेसिस पर बजट बना रहे हैं तो पहले लिखेंगे क्वार्टरली बेसिस। ठीक है सर। फॉर्मेट कैसा होगा? देखो दोस्त, जितने भी बजट बनाए जाते हैं वो सारे के सारे डिसीजन मेकिंग टूल्स हैं, दे आर ऑल द प्लानिंग टूल्स। इसलिए कोई इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो है नहीं कि किसी कानून की किताब में आपको जो फॉर्मेट मिल गया आप उसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। हाँ, बस फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए जो कंपेरेबल फॉर्म में हो, आप एक फिगर्स को दूसरे फिगर से कंपेयर कर सकें। दूसरा, जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, यूजर डिफाइंड हो, मतलब पढ़ने वाले को देखते ही से समझ में आ जाए कि भाई इन दो फिगर्स के बीच में कंपैरिजन है और इस तरीके से यहां पे बजट प्रेजेंटेड है। ठीक है सर। तो यहां पे क्या करेंगे? देखो, हमारे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इन्होंने प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की बात की है। उसके बाद इन्होंने यहां पर
क्वार्टरली बेसिस पर यूनिट्स में इन्होंने सेल्स बताई है, तो एक कॉलम तो हमारे पास में यूनिट का होना चाहिए। दूसरी चीज, यहां पर इन्होंने रेट भी दिया है और रेट के अंदर वेरिएशन भी है, तो एक कॉलम रेट का भी होना चाहिए, एक कॉलम अमाउंट का भी होना चाहिए। मतलब क्वांटिटी रेट अमाउंट प्रोडक्ट ए के लिए 3 कॉलम, क्वांटिटी रेट अमाउंट प्रोडक्ट बी के लिए 3 कॉलम, 3 और 3 6 कॉलम तो ये हो गए, और एक कॉलम रखे हैं पर्टिकुलर का जिसमें डिटेल रखने वाले हैं। ठीक, जनरली यही हमारा फॉर्मेट होगा अक्सर हर जगह। ठीक है सर, ओके। तो सबसे पहले एक बजट बन रहा है हमारे लिए प्रोडक्ट बी के लिए, तो लिखेंगे प्रोडक्ट बी। एक बजट बनेगा प्रोडक्ट ए के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ए, और एक कॉलम रहेगा पर्टिकुलर का, तो लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर। लो दोस्त, ये बन गया फॉर्मेट। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्त, फॉर्मेट यूजर डिफाइंड होगा। आप चाहें तो फॉर्मेट के अंदर जैसे चाहें वैसे रद्दोबदल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम थोड़े से छोटे हो गए यार, ठीक है अभी बड़ा कर देते हैं। ये लो सर, और क्या लिखोगे? बताता हूँ, सब बताता हूँ। ये लो, ये हो गया दोस्त पहले तो पर्टिकुलर का कॉलम, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। सर यहाँ पे क्या लिखने वाले? यहाँ पे लिखेंगे दोस्त क्वांटिटी, यहाँ पे लिखेंगे रेट, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा। चलिए शुरू करें। यस सर, शुरू करते हैं। अब क्वार्टरली बेसिस पे बजट बनाना है तो हम भी क्वार्टरली बेसिस पे काम करेंगे। सबसे पहले क्वार्टर 1, पहले हम प्रोडक्ट ए के लिए काम कर देते हैं। जब प्रोडक्ट ए के लिए काम हो जाएगा तो उसी तरीके से प्रोडक्ट बी के लिए भी काम करना है। क्वार्टर 1 बताओ, क्वार्टर 1 में प्रोडक्ट ए की सेल कितनी थी? सर क्वार्टर 1 में प्रोडक्ट ए की सेल थी 1250 यूनिट्स। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, अगले क्वार्टर में क्या होने वाला है? ये कह रहे हैं नेक्स्ट क्वार्टर में हमारी जो सेल्स की क्वांटिटी है वो 20% से डिक्रीज होगी। तो बताओ अगले साल पहले क्वार्टर में कितनी क्वांटिटी बिकेगी? पिछले साल पहले क्वार्टर में 1250 यूनिट 1250 यूनिट बिकी थी। अगले क्वार्टर में सेल्स 20% से कम होगी, तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्वार्टर में हमारी सेल कितनी होगी दोस्त? नेक्स्ट क्वार्टर में हमारी सेल होगी यहाँ पे 1250 माइनस 20% ही है ना, हाँ -20%। लो दोस्त, 1250 माइनस 20% अगर मैं कर दूं तो फर्स्ट क्वार्टर में हम 1000 यूनिट बेचेंगे। रेट क्या होगा? अच्छा, अब रेट भी देखना है। पहले क्वार्टर में हमने जो प्रोडक्ट बेचा था वो 24 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से बेचा था। ये कह रहे हैं अगले साल कंपनी अपनी प्राइसिंग को लेके पॉलिसी बदलने वाली है और ये कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट 25% से बढ़ाएंगे। तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर जो रेट होगा वो 25% बढ़ के आएगा। प्रीवियस क्वार्टर में हमारे लिए रेट था 24 रुपीज, तो नेक्स्ट क्वार्टर में रेट हो जाएगा 24 प्लस 25%। चाहो तो कैलकुलेटर में भी ऐसे ही काम कर लो। लो 24 प्लस 25%, तो अगले क्वार्टर में जो रेट होगा वो होगा 30 रुपए का। तो बताओ नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में सेल्स अमाउंट या रुपीज में मॉनेटरी वैल्यू कितने की होगी? 1000 इंटू 30 इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। ये तो हो गया हमारा क्वार्टर 1 का हिसाब। अब चलते हैं क्वार्टर 2 पे। क्वार्टर 2 में सेल्स कितनी होगी? प्रीवियस ईयर में क्वार्टर 2 में सेल हुई थी 2950 यूनिट की, 2950 यूनिट। ये होगी नेक्स्ट ईयर 20% माइनस, क्योंकि अगले साल जब सेल 20% से कम होगी तो हर एक क्वार्टर में कम होगी। 2950 माइनस 20%, ये हो जाएगा 2360 यूनिट। रेट कितना होगा? 30 रुपीज इंटू 30 अगर मैं कर दूं तो सेल हो जाती है 70,800 यूनिट की। आगे चलते हैं। थर्ड क्वार्टर में क्या है भाई? थर्ड क्वार्टर में पिछले साल गुड्स बिका था 2700 यूनिट। क्वार्टर थ्री प्रीवियस ईयर बिका था 2700 यूनिट। नेक्स्ट ईयर सेल 20% से कम होगी क्वांटिटी में, तो 2700 माइनस 20% में करूं तो 2160 यूनिट अगले साल थर्ड क्वार्टर में सेल होगी, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है। रेट कितना होगा? 30 रुपीज इंटू 30 अगर मैं कर दूं तो ये हो जाता है 64,800 रुपीज की सेल। इसके बाद नंबर लगेगा दोस्त क्वार्टर 4 का। क्वार्टर 4 में पिछले साल हमने 3100 यूनिट बेची थी। अगले साल कितनी बेचेंगे? 3100 माइनस 20% इज इक्वल टू, बताओ कितना?
3100 माइनस 20% 2480 यूनिट। रेट कितना होगा सर 30 रुपीज इंटू अगर 30 कर दूं तो ये हो जाता है 74,400 रुपीज की सेल होगी। अब क्या करेंगे, टोटल भी करके बताना पड़ेगा। यस बिल्कुल टोटल भी करके बताना पड़ेगा। टोटल बताओ अगले साल हमारी सेल कुल मिला के कितने रुपीस की, कितनी क्वांटिटी की होगी। पहले क्वार्टर में 1000, सेकंड क्वार्टर में 2360, थर्ड क्वार्टर में 2160, फोर्थ क्वार्टर में प्लस 2480 इज इक्वल टू नेक्स्ट क्वार्टर में हमारी सेल होगी 8000 यूनिट की। 8000 यूनिट की अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूं तो कुल मिला के सेल होने वाली है 2,40,000 रुपीज। ठीक सर, क्रॉस चेक करना हो तो क्रॉस चेक करना हो तो एक काम करो, प्रीवियस ईयर में जो टोटल सेल्स थी उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर लो। 1250 पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में 2950, थर्ड क्वार्टर में 2700, फोर्थ क्वार्टर में 3100। प्रीवियस ईयर में हमने 10,000 यूनिट बेची थी, नेक्स्ट ईयर में 20% क्वांटिटी कम बिकेगी तो माइनस 20% कर दूं तो भी 8000 क्वांटिटी निकल के आती है। यानी हमने जो सोल्यूशन ड्राफ्ट किया है प्रोडक्ट ए के बारे में वो एकदम ठीक है। आगे चलते हैं। यस सर, सर ये तो बड़ा आसान है। तो मैं तो वही तो कह रहा हूं दोस्त, इससे आसान, बजट से आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। सर आप इतना आसान क्यों मानते हो दोस्त? मैं इसको इतना आसान इसलिए मानता हूं क्योंकि तुमको जो भी कैलकुलेशन करने हैं ना उसमें अपना दिमाग खर्च ही नहीं करना। क्वेश्चन के अंदर एक एक इंफॉर्मेशन गला फाड़ फाड़ के क्वेश्चन चीख चीख के कहता है कि बस इसको ऐसा कर लो, बस इसको ऐसा कर लो, आंसर आ जाएगा। हमने तो अपना दिमाग लगाना ही नहीं है यहां पर। ठीक है सर, चलते हैं। सर प्रोडक्ट बी के लिए ठीक है, प्रोडक्ट बी में फर्स्ट क्वार्टर में सेल हुई थी 1600 यूनिट की, लेकिन कंपनी का मानना अगले साल के लिए क्या है? कंपनी का कहना यह है कि नेक्स्ट ईयर प्रोडक्ट बी की सेल्स क्वांटिटी जो है वो 25% से बढ़ जाएगी। यानी प्रोडक्ट बी की जो सेल होगी वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में क्वांटिटी बेसिस पर 25% सेल हमारी ज्यादा होगी। ठीक है सर, तो अब क्या करेंगे? फर्स्ट क्वार्टर में सेल थी 1600 यूनिट की। अब यहां पर सेल बढ़ेगी इसलिए मैं प्लस करूंगा। कितनी सेल बढ़ने वाली है सर? 25% सेल बढ़ने वाली है। 1600 इंटू 25%, ये हो गया दोस्त 2000 यूनिट। ठीक, अब सेलिंग प्राइस क्या होगा? आओ सवाल से पूछते हैं। पिछले साल तक प्रोडक्ट बी हमने 50 रुपए में बेचा है। अगले साल कंपनी की पॉलिसी क्या है? कंपनी का कहना यह है कि अगले साल से हम जो सेलिंग प्राइस है उसको 20% से कम करने वाले हैं। ओके, अब अगर ये सेलिंग प्राइस को 20% से कम करने वाले हैं तो अगले साल सेलिंग प्राइस क्या होगा? पिछले साल था सेलिंग प्राइस 50 रुपए, 50 माइनस 20%। चलो देखते हैं, 50 माइनस 20%, यानी अगले साल प्रोडक्ट बी हम जो बेचेंगे वो 40 रुपए के रेट पे बेचेंगे। तो बताओ टोटल सेल कितनी? 2000 इंटू 40 इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वार्टर में हमारी जो सेल्स होगी वो होगी 80,000 रुपए की, 80,000 रुपीज की सेल होगी। बस सेम कैलकुलेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के लिए भी करना है। चलो, सेकंड क्वार्टर में सेल कितनी थी? 800 यूनिट। सेकेंड क्वार्टर में सेल हुई थी 800 यूनिट। यहां पर भी सेल 25% से बढ़ेगी। 800 प्लस 25%, ये हो गई दोस्त 1000 रुपीज। 40 रुपीज के हिसाब से गुड्स बेचेंगे तो सेल्स की मॉनेटरी वैल्यू होगी 40,000। थर्ड क्वार्टर में सेल थी 1000 यूनिट की। फोर्थ क्वार्टर में सेल थी 600 यूनिट की। यहां पर भी सेल 25% से बढ़ेगी तो हो जाएगी 1250 यूनिट। यहां पर भी सेल 25% से बढ़ेगी तो ये हो जाएगी 750 यूनिट। 40 रुपए का रेट यहां, 40 रुपए का रेट यहां, 1250 इंटू 40। यहां पर सेल्स की मॉनेटरी वैल्यू होगी 50,000 रुपए। 750 इंटू 40, यहां पर सेल्स की मॉनेटरी वैल्यू होगी 30,000 रुपीज। बस टोटल कर दो, कहानी खत्म। सर क्वेश्चन खत्म? क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी तो, सिर्फ हमारा क्वार्टरली बेसिस पर सेल्स बजट बनेगा। ठीक है सर, 2000 प्लस 1000 प्लस 1250 प्लस 750, यानी अगले साल हम प्रोडक्ट बी की लगभग 5000 यूनिट बेचने वाले हैं। 5000 यूनिट को 40 रुपए के रेट से बेचेंगे तो प्रोडक्ट बी की जो टोटल सेल होगी वो होगी 2 लाख रुपए की। ये तो बना दोस्त हमारा क्वार्टरली बेसिस पर बजट। ठीक, आगे चलूं मैं? यस सर, चलो आगे। अब क्या करना है? अब एरिया बेसिस पर हमने यहां पर बजट बनाना है। सर एरिया वाइज भी बनेगा? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में एरिया के बारे में जिक्र दिया हुआ है, इसलिए एक सेल्स बजट और बनेगा, सेल्स बजट एरिया वाइज।
एरिया वाइज। बताओ इन्होंने अपनी सेल्स टेरिटरी को कितने भागों में बांट रखा है? 3 भागों में, एक्स वाई जेड। 3 भागों में अलग अलग प्रोडक्ट की कितने कितने रुपए की सेल्स होगी, ये हमने आइडेंटिफाई करके यहां पर बताना है। ठीक है सर, बता देंगे। तो चलो सर, इसका फॉर्मेट कैसा बनाओगे? फॉर्मेट बनाने के लिए दोस्त 2 प्रोडक्ट 3 एरिया, 2 प्रोडक्ट और 3 एरिया को वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला कॉलम रखेंगे क्वार्टर का, दूसरा कॉलम रखेंगे दोस्त टोटल का, एक मेजर कॉलम बनाएंगे हम प्रोडक्ट ए के लिए, दूसरा मेजर कॉलम बनाएंगे हम प्रोडक्ट बी के लिए। अब प्रोडक्ट ए 3 अलग अलग एरिया में बिकना है, एक्स वाई जेड में। प्रोडक्ट बी भी 3 अलग अलग एरिया से बिकेगा, एक्स वाई जेड से। किसमें कितनी की सेल है? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्ट ए एरिया एक्स में 10% बिकता है, एरिया वाई में 20% बिकता है, एरिया जेड में 70% बिकता है। इसका मतलब यहां पर सेल्स होगी टोटल सेल्स का 10%, यहां पर सेल्स होगी टोटल सेल्स का 20% और यहां पर सेल्स होगी टोटल सेल्स का 70%। वैसे ही प्रोडक्ट बी में क्या है? ये कह रहे हैं 70%, 20%, 10% ऑफ प्रोडक्ट बी सेल, यानी एरिया एक्स में 70%, एरिया वाई में 20% और एरिया जेड में 10% बिकता है। मतलब यहां पर सेल्स होगी 70%, 20%, 10%। इस तरीके से हमारी सेल्स बटेगी एरिया एक्स वाई और जेड के बीच में। लो दोस्त, यही हमारा फॉर्मेट होगा। मैंने पहले भी कहा था दोस्त, यहां पर कोई भी यूजर डिफाइंड, मतलब यहां पे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, सारे यूजर डिफाइंड फॉर्मेट हैं। आपको अल्टीमेटली अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए जो बेस्ट फॉर्मेट लगता है उसी बेस्ट फॉर्मेट पे आपको काम करना चाहिए। आगे चलते हैं। ठीक सर, तो बेस्ट फॉर्मेट चूज कैसे करेंगे? टेंशन मत लो, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ते चले जाएंगे आपकी खुद ही अपने आप इस फॉर्मेट पे पकड़ बनती चली जाएगी। एक एक्सपीरियंस जो होता है वो ऑटोमेटिकली आने लगेगा क्वेश्चन सॉल्व कर करके। शुरू करें? यस सर, शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले क्वार्टर वन की टोटल सेल्स कितनी थी? क्वार्टर वन की टोटल सेल्स प्रोडक्ट ए की कितनी थी और प्रोडक्ट बी की कितनी थी? ठीक है सर, टोटल सेल्स, सॉरी अभी हमने निकाला था प्रोडक्ट ए की क्वार्टर वन की टोटल सेल्स है 30,000 रुपीज़ की। चलो फिर 30,000 रुपीज़ की टोटल सेल्स होगी। 30,000 रुपीज़ का 10% होगा 3,000, 20% होगा दोस्त 6,000 और 70% होगा दोस्त 21,000। प्रोडक्ट बी की टोटल सेल्स कितनी थी? सब प्रोडक्ट बी की टोटल सेल्स हमने फर्स्ट क्वार्टर में निकाली थी 80,000 रुपीज़ की। तो दोस्त यहीं पर इसी के नीचे लिख देता हूं टोटल सेल्स 80,000। लेकिन ये किसकी है? प्रोडक्ट बी की। तो ये प्रोडक्ट ए के कॉलम में नहीं बांटा जाएगा, इसको बांटा जाएगा प्रोडक्ट बी के कॉलम में। 70, 20 और 10%। 70%, 80,000 का 70% ये होना चाहिए। 80,000 ही था ना, कुछ कम ज़्यादा तो नहीं कर दिया मैंने? हाँ 80,000 ही है, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्त 56,000। 80,000 का 10% होगा 8,000, तो 20% हो जाएगा दोस्त 16,000। चलो आगे चलते हैं। अब चलते हैं सेकेंड क्वार्टर में। सेकेंड क्वार्टर में प्रोडक्ट ए की टोटल सेल्स कितनी थी? सर 70,800। ये लो दोस्त 70,800। 70,800 का 10% हो गया यहाँ पर 7,080 रुपीज़। 20% हो जाएगा 14,160 रुपीज़। 70,800 का 70% ये होना चाहिए 49,560 रुपीज़। आगे चलते हैं। प्रोडक्ट बी की सेल्स कितनी थी? सर सेकंड क्वार्टर में प्रोडक्ट बी की सेल है 40,000 रुपये और ये बटेगा दोस्त बी के। 40,000 का 10% होना चाहिए 4,000, 20% हो जाएगा 8,728 और ये हो जाएगा 28,000। अब आ जाओ थर्ड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर में प्रोडक्ट ए की सेल है 64,800 रुपीज़। इसका 10% होगा 6,480। 6 दूनी 12, 48 दूनी 96, 960। 6,480 इंटू 70% ये हो जाएगा 45,360 रुपीज़। आगे चलते हैं। प्रोडक्ट बी की सेल्स कितनी थी हमारी? सर थर्ड क्वार्टर में प्रोडक्ट बी की सेल है 50,000। तो बस 50,000 रुपए की सेल्स को दोस्त 70, 20 और 10 के रेशियो में बांट दो। 10% होगा 5,000, 20% होगा 10,000 और 70% होगा 7/35, 35,000। ये लो। अब आ जाओ दोस्त फोर्थ क्वार्टर में।
फोर्थ क्वार्टर में प्रोडक्ट ए की सेल है 74,400, इसका 10% होगा 7440, 7 टू ज़ा 14, 14,880, 74,400 का 70% ये हो जाएगा 52,080 रुपीज़। प्रोडक्ट बी की सेल हमारी थी फोर्थ क्वार्टर में 30,000 रुपीज़ की, 30,000। प्रोडक्ट बी की सेल का 10% होगा 3,000, 20% होगा 6,000 और 70% होगा 21,000। ये लो, एरिया बेसिस पर एरिया वाइज क्वार्टरली हम लोगों ने अपने बजट को या सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ टोटल करना है, बात खत्म। यहां पर आके हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। ये लो दोस्त, टोटल बताओ, टोटल सेल्स कितनी, ए और बी दोनों की मिला के ए की सेल्स थी 2,40,000 प्लस 2 लाख, तो टोटल सेल हो गई दोस्त 4,40,000। एरिया एक्स में सेल होगी दोस्त 3,000 प्लस 7,080 प्लस 6,480 प्लस 7,440, 24,000 रुपीज़। 6,000 प्लस 14,160 प्लस 12,960 प्लस 14,880, ये हो जाएगा दोस्त 48,000। 48,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 70, ये हो जाएगा दोस्त 1,68,000। इसके बाद प्रोडक्ट बी की 56,000 प्लस 28,000 प्लस 35,000 प्लस 21,000, ये हो जाएगा 1,40,000। 1,40,000 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 20, ये हो जाएगा दोस्त 40,000 और ये हो जाएगा दोस्त 20,000। ये लो, ये है हमारा सेल्स बजट। तो सेल्स बजट में अगर पास्ट एक्सपीरियंस हमारे पास में है, उसके बेसिस पर अगर हमारे पास में सपोर्टिंग डेटा हो और मैनेजमेंट की नेक्स्ट ईयर के लिए या नेक्स्ट पीरियड के लिए चेंज्ड पॉलिसीज हो, तो उन चेंज्ड पॉलिसीज को इनकॉर्पोरेट करके नेक्स्ट ईयर की कुछ हद तक सेल्स एस्टिमेट की जा सकती है। तो दैट वाज योर सेल्स बजट। अगर किसी का कुछ छूटा हो तो दोस्त मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को यहां पर रोकें, जहां पे छूटा होगा वहां पे आप उसको लिखें और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करें। हालांकि सेल्स बजट का एक ही क्वेश्चन हमारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इसी तरीके से सेल्स बजट बनाया जा सकता है। आज की क्लास को या इस लेक्चर को हम यहीं पर रोकेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बजट की डेफिनेशन की बात की, बजटिंग की बात की, बजटरी कंट्रोल की, ऊपरी तौर पे बात की हम लोगों ने, सेल्स बजट के बारे में डिस्कशन किया और सेल्स बजट से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया। अगले लेक्चर के अंदर दोस्त हम दो चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पहला, प्रोडक्शन बजट बनाएंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाएंगे। इसके बाद मटेरियल परचेज बजट बनाएंगे, दोनों तरीके से, यानी मटेरियल क्वांटिटी परचेज भी बजट बनाएंगे और साथ में उसकी मॉनेटरी वैल्यू में भी हम परचेज बजट बनाएंगे। यानी अगले एक लेक्चर के अंदर मैं दो बजट डिस्कस करूंगा, एक होगा आपका प्रोडक्शन बजट और दूसरा होगा आपका परचेज बजट। तो दोस्त अगले लेक्चर में फिर कुछ नई बातें होंगी, फिर कुछ नया ज्ञान की बातें होगी, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।